सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अच्छा, मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपने जो स्पीकर की वॉइस को मैं स्लो कर रहा हूँ और माइक की वॉइस को बढ़ा रहा हूँ। तो अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो बीच में आप व्हाट्सएप ये एसएमएस कर दीजिएगा प्लीज। एसएमएस ये यहाँ पे जो चैट बॉक्स में मेरे पास आ जाएगा, देन मैं थोड़ा अटेंटिव हो जाऊंगा। मैं ऐसा इसलिए सेटिंग कर रहा हूँ कि आवाज आप लोग को काफी क्लियर हो जाएगी। मेरे पास काफी एडवांस माइक है तो मैं उसका यूज कर लूंगा, तो मेरे ख्याल से अब आपको आवाज और क्लियर हो गई होगी, है ना। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो आज का जो भी पेंडेमिक चल रहा है कोरोना, तो कोरोना काल के अंदर एक तो पहली बात प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंशन अगर हम सही तरीके से नहीं करते हैं तो आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग या तो कोरोना से कई सारे लोगों की मृत्यु होती जा रही है, या अस्पताल में बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है फिर जान बच रही है, और अगर जान बच रही है उसके 10 से 15 दिन 25 दिन बाद उनको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है, और कई सारे लोग अंधे भी होते जा रहे हैं। अभी कुछ मेजर सिटीज में, बड़ी सिटीज में तो ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब वो धीरे धीरे, लगभग मैं उम्मीद करता हूँ लगभग जैसे कोरोना हर शहर में फैला है वैसे ये भी फैलने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। और जैसे जैसे बरसात निकट आएगी तो हो सकता है कि उस समय ब्लैक फंगस होने की शिकायत और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि सामान्य रूप से ये वैसे भी बरसात में बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, क्योंकि इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं। हम देख रहे हैं जैसे कि दो दो वैक्सीन के बाद भी कई बार उतने लोग जा रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है। हालांकि वैक्सीन के फायदे हैं अपने आप में, लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं कि जो कोमॉर्बिड जिनके साथ स्थितियां, उनके साथ तो बड़ी विचित्र स्थितियां होती जा रही हैं, उनकी जान फिर भी नहीं बच रही है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अच्छे अच्छे अच्छी हेल्थ वाले लोग भी इसमें जा रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जिन्होंने काफी अच्छी हेल्थ को मेंटेन किया, हालांकि उनका रेशो कम है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी वो लोग भी जा रहे हैं जो जो योग के अंदर हैं, जो नेचुरोपैथी के इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग हमारी निगाह में गए हैं, बाकी इस तरह के लोग गए हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कितनी गंभीर बीमारी है। कई बार लोग बड़ी बड़ी उम्र में भी बच रहे हैं, और कभी कभी ऐसी भी हालत हो रही है कि बहुत कम उम्र के अंदर जा रहे हैं और अच्छे खासे हेल्दी लगने वाले भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ चीजों का यहाँ पे ख्याल रखना है कि हम उस उससे बच जाएं मतलब इन द सेंस कि इन्फेक्शन तो सबको होना ही है। किसी को पता चलेगा, किसी को नहीं चलेगा, किसी को मीडियम पता चलेगा, किसी को ज्यादा पता चलेगा, किसी को बहुत ज्यादा पता चलेगा जिसमें एडमिट भी होना पड़ता है, और किसी के साथ जान भी नहीं बचती। तो ये बहुत माइल्ड से लेकर बहुत गंभीर स्थितियों तक, इनफैक्ट मृत्यु तक का जैसी स्थितियां भी इसके साथ होती हुई देखी गई हैं। अब हम इसके अंदर कुछ बातों को समझने का हम इसके अंदर प्रयास करेंगे, और इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे, ठीक है। सो ऐसा देखा गया है कि डेफिनेटली रेजिस्टेंस पावर तो हर जगह मदद करती है। रेजिस्टेंस पावर अगर किसी की बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो घर में होता है कि किसी सदस्य के हुआ हो, यानी ये यकीन मानिए कि जो हम घर में किसी भी एक सदस्य के हुआ और सब एक ही फैमिली के अंदर रह रहे हैं, तो ये यकीन मानिए कि लगभग सभी को हो चुका है। ये यकीन मानिए, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस डिसीज है, तो ये सभी को हो चुका है। अब किसी को सिम्टम आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। आप देखते हैं कई बार कि कुछ लोग आरटीपीसीआर टेस्ट के अंदर पॉजिटिव होते हैं, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं होते। और कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आरटीपीसीआर जो टेस्ट होता है, जो उनका कंफर्मेशन टेस्ट है, उसमें वो नेगेटिव होते हैं, इसके बाद भी उनको सिम्टम होते हैं, और फिर उनको चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन जो छाती का होता है उससे जाके पता चलता है कि भाई आपका इतना लंग इन्वॉल्व हो रहा है, और तब जाके उनको ये बात पता चलती है, फिर उसके लिए वो ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे हम कुछ बातों को हम ध्यान रखें। डेफिनेटली जो हम योग कर रहे हैं, जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, वो सब तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन हम घर में कुछ समय के लिए विशेष रूप से भाई स्टीम जरूर हम लें। स्टीम हम जरूर लें, उगते हुए सूर्य की और अस्त होते हुए सूर्य की धूप हम अवश्य लें। गहरी सांस लेने की हम आदत जरूर जरूर डालें, ये हमारे लिए आवश्यक है। हमारा भोजन पौष्टिक होना चाहिए, होना ही चाहिए, ये हम बात ध्यान रखें। और भोजन पौष्टिक होने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता, ये बात बिल्कुल श्योर है।
मैं अभी कुछ लिस्ट की इसमें आपसे बात करूंगा। इसमें अंकुरित अन्न हमारी एक डाइट में जरूर जरूर होना चाहिए। अंकुरित अन्न हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए। अगर हम फल ले रहे हैं तो कार्बेट के पके ना हो, बाकी फल जो अगर हम लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। हम फल जितना लेंगे हमको मदद करता है इसमें। साथ साथ में अगर हम पॉजिटिव मिलेट्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। मिलेट्स कई तरह के होते हैं, नेगेटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स एंड पॉजिटिव मिलेट्स। तो भोजन के अंदर अगर हम पॉजिटिव मिलेट्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं तो भी हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर काफी अच्छी बनी रहेगी, ऐसा देखा गया। तो नेगेटिव मिलेट्स की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पे गेहूं सबसे बड़ा उसके अंदर नोटोरियस यानी कुख्यात है। क्योंकि जो पहले पुराने जमाने में जो हमारा खपली गेहूं चला करता था हमारे देश में, वो ग्लूटेन फ्री हुआ करता था। परंतु आजकल जो गेहूं जो है, जब हरित क्रांति के बाद जो गेहूं आया हुआ है, सो ये जो है ये ग्लूटेन वाला है। तो ग्लूटेन जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं हमको समस्या करता हुआ देखा गया। तो गेहूं और चावल को त्याग करके, स्पेशली गेहूं को तो हम जरूर जरूर त्यागें, और उसकी जगह न्यूट्रल मिलेट्स ले लें तो भी ठीक है, लेकिन पॉजिटिव मिलेट्स पे शिफ्ट होता है बहुत अच्छी बात है। तो ये जो ज्वार बाजरा है ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं, जो गेहूं चावल हैं ये नेगेटिव मिलेट्स हैं। और अगर हम बात करें बर्न टॉप मिलेट्स, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, है ना, बैंड यार्ड मिलेट, ये सब इसके हिंदी नाम भी हैं, जैसे कोडो चावल वगैरह, इस सब के हिंदी नाम भी है। पर मैं अभी आपको इंग्लिश बता रहा हूँ, वो मैं आपको बुक वगैरह उसकी भेज दूंगा, उसकी रेसिपी बुक में भेज दूंगा इसके अंदर। सन आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और मैं जानता हूँ एज कंपेयर टू गेहूं थोड़े से महंगे हैं, 80-100 रुपए किलो के आसपास मिलते हैं। 80 रुपए से 120 रुपए किलो के बीच में ये मिल जाते हैं, अधिकतर 80-85 रुपए किलो है। तो वो मिल जाते हैं, उनको हम उपयोग कर सकते हैं। मैं जानता हूँ बजट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आता है, लेकिन ओवरऑल हमारी हेल्थ के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हॉस्पिटलाइजेशन के हमारे खर्चे बचते हैं, और अदर कॉम्प्लिकेशंस बचते हैं। जिनको डायबिटीज है वो ठीक होने लगती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है, जिनको बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है, जिनको पेट की समस्या या बाकी अन्य रोग हैं उनके ऊपर भी बहुत तेजी से फर्क पड़ता है। इसके अंदर हम उसके फर्मेंटेड फॉर्म के अंदर भी हम शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किसी को विटामिन डी की कमी हो रही है, किसी को B12 की कमी हो रही है। B12 की कमी तो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन। तो जब B12 की कमी होती है तो हमारा शरीर नहीं लड़ पाता रोगों से। विटामिन डी की कमी होती है तो हमारा शरीर नहीं लड़ पाता रोगों से। और कहीं अब आश्चर्य होता है कि घर के सभी सदस्यों की डाइट तो एक जैसी है, इसके बाद भी किसी किसी को B12 की कमी बहुत ज्यादा है, किसी को विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा है, किसी को नहीं भी है। जब आप उसका लेवल करवाएंगे तब आपको ये बात पता चलेगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे गट फ्रेंडली जो बैक्टीरियाज होते हैं, किसी के अंदर पेट के अंदर किसी के गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज अच्छे होते हैं, किसी की गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज बेकार होते हैं या कम होते हैं। दुनिया में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनमें से जो 95% बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। 5% डिसीज क्रिएटिंग होते हैं, उन्हीं के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और हमारी आंतों के अंदर अगर हम बात करें तो कितने बैक्टीरियाज हैं, तो अंदाजन अगर हम बात करें तो लगभग 4 पाउंड के आसपास हमारी आंतों के अंदर ही बैक्टीरियाज हैं। और उनका अच्छी मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। अच्छे और बुरे बैक्टीरिया दोनों होते हैं, लेकिन अच्छे ज्यादा होना चाहिए निश्चित तौर पे हमारी आंतों के अंदर। तो जब हम इस तरीके का भोजन करते हैं जो उनके लिए फ्रेंडली नहीं है, जो उनको ताकत नहीं प्रदान कर पाता, तो जो अच्छे बैक्टीरियाज है वो डाउन होने लगते हैं। अच्छे बैक्टीरियाज डाउन होने लगते हैं और बुरे बैक्टीरियाज की कॉलोनी बढ़ने लगती है, और फिर हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव आता है। एक बिल्कुल सीधा सा शानदार सा एक प्रिंसिपल है कि जितनी भी हमारे शरीर की इम्यूनिटी है उसका 70% हमारे पेट के ऊपर डिपेंड करता है। 70%। सोचिए कि अगर हमारा पेट ठीक नहीं है तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। प्राकृतिक चिकित्सा की हम बात करें, हम आयुर्वेद की बात करें, तो हमको यही बात पता चलती है कि पेट ठीक तो सब ठीक, पेट साफ तो बीमारी माफ, पेट गड़बड़ तो सब गड़बड़। तो ये बात बहुत क्लियर है कि जब हमारे पेट की हेल्थ अच्छी नहीं होती, जब हमारा इंटेस्टाइन ठीक नहीं होता, तब हमको बड़ी सारी समस्याएं होती हैं। अब आप देखिए एक छोटी सी गोली भी कितना कमाल करती है। आप देखते हैं एक छोटी सी गोली भी कितना कमाल करती है। सो आप सोचिए जितना हम इतना सारा जब हम भोजन करते हैं वो कितना प्रभाव देता होगा।
और आज की डेट में जो हम ले रहे हैं भोजन में, कई सारी चीजें पेस्टिसाइड वाली हैं। सब्जियों में पेस्टिसाइड हम रिमूव नहीं करते, तो अगर हम सब्जियां लेते हैं तो कोशिश करें हम ऑर्गेनिक सब्जियां लें, उसका प्रयास करें। और नहीं तो जब हम ऑर्गेनिक नहीं ले पाते तो एटलीस्ट उसका पेस्टिसाइड रिमूव करने की कोशिश करें। उसके बड़े सारे तरीके हैं। 2 किलो पानी के अंदर आप 1 चम्मच खाने का सोडा डालें, 4 किलो पानी है तो 2 चम्मच डालिए। इस तरीके से उसके ऊपर आप सब्जी को भिगो के फिर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा पड़े रहने दीजिए। उसके बाद फिर उसको बढ़िया ढंग से साफ करके तब आप उसको उपयोग करें, तो ये बहुत बड़ा फायदा देगा हमको। तो एटलीस्ट हमारा ये पेस्टिसाइड निकले, पेस्टिसाइड हमारी सब्जियों का निकले। जो हम मिलेट्स खाते हैं वो हमारे पॉजिटिव्स हों, और जो हम फ्रूट खाते हैं वो हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं कि वो कार्बेट का पका हुआ ना हो। तो कई सारे ऐसे फल ऑलरेडी मार्केट में मिलते हैं जिनको कार्बेट से पकाने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे संतरा हो गया, मौसम्मी हो गई। अब ऐसे और मौसम के अंदर जो आम आता है वो भी, जो बेमौसम जो आ रहा है उसमें तो डेफिनेटली गड़बड़ करते हैं। एप्पल हो गया, इनमें कई सारे ऐसे फल है, जामफल हुआ, इन सबको हमको कार्बेट से पकाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे फलों को हम विशेष रूप से लें जो जिनको प्रकृति से पका के दिया गया है। हालांकि हर फल को प्रकृति पकाती है, लेकिन आजकल कुछ बिजनेस के लिए उनको कच्चा तोड़ लेते हैं और फिर उसको आर्टिफिशियली पकाते हैं, तो वो गड़बड़ उसके अंदर होती है। लेकिन कुछ चीजें समझ में आती है कि जिनको बिजनेस के लिए भी आप जो है इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप नेचुरली ही पकता है तो उस तरह के फलों को आप ले सकते हैं, या बिल्कुल मौसम के अंदर जो फल मिल रहा हो। और मौसम के फल की एक विशेषता है कि वो आपको प्राइस में भी सस्ता मिलेगा, तो इस तरह की चीजों का आप ले सकते हैं। खैर, हम अभी मेन अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो हमको जो चीजें हमको ध्यान रखनी है कि हमको स्टीम जरूर हम लें, इस बात का हम ख्याल रखें। पतंजलि की जो कोरोनिल वटी है वो हम जरूर जरूर लें। हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं हम उनको जरूर जरूर दें। अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो वो कोरोनिल जो किट है वो आप दो दो सुबह सुबह शाम लीजिए, है ना। उसके नाक के अंदर भी अणु तेल आप डालिए, बहुत अच्छी बात है। करक्यूमिन की भी टैबलेट आती है, करक्यूमिन यानी हल्दी का जो एक्सट्रैक्ट होता है उसकी टैबलेट आती है, उसको आप लीजिए। तो उसकी टैबलेट को आप ले सकते हैं। जो प्योर वीगन है वो उसको पानी के साथ लेते हैं, जो वेजिटेरियन है वो दूध के साथ लें। दूध A2 हो तो बहुत अच्छी बात है, A1 टाइप मिल्क को तो जहर की तरह माना गया है। तो A2 टाइप यानी भारतीय नस्ल की देसी गाय का दूध हो, वो भी जंगल चरने वाली गाय हो तो बहुत अच्छी बात है। अहिंसक पद्धति से लिया गया तब हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, नहीं तो वो हार्मोन्स के कारण और हमको तकलीफ दाता देखा होगा है। तो हमको यहाँ पे भी इन सब बातों का हमको विशेष रूप से इसमें ख्याल रखना है। साथ में जैसे अगर हमने हल्दी भी ली, कोरोनिल वटी हमने ली, प्राणायाम हम जरूर करते रहें, धूप में हम जरूर जरूर जाएं, पानी हम अधिक मात्रा में पिए, जूसेस हम अच्छी मात्रा में लें, यह हमारे लिए अति आवश्यक है। और कोशिश करें कि हमको उस तरफ जाना ही ना पड़े, एंटीबायोटिक्स का हमको लेना ही ना पड़े। घर में एक छोटा मोटा यज्ञ हम जरूर करते रहें। आजकल तो कोरोना नाशक ऑलरेडी जड़ी बूटियों ऑलरेडी महेश्वरी बहन जी जो हमारे गायत्री परिवार की हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे कोरोना नाशक जो जड़ी बूटियां हैं उनको आप ले सकते हैं। हवन सामग्री बनी बनाई है और उससे आप जो है रोज हवन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब आप हवन करते हैं तो उसके अंदर फिर जो उसकी धूम्र जो है उसको मतलब एग्जैक्टली ऐसा धुआं नहीं होना चाहिए जो आपको बड़ा काला काला दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अग्नि अगर प्रॉपरली प्रज्वलित है तो धुआं कम से कम होता है ना। ऐसी अग्नि के अंदर उस समय आप प्रॉपरली प्राणायाम करें, अच्छा खासा ढंग से आप प्राणायाम करें। ऐसा नहीं कि काला काला धुआं ले रहे हैं, वो गलत फहमी में मत रहिएगा। लोग सोचते हैं कि जब वो काला धुआं निकल रहा होता तब हम करें, ऐसा आपको नहीं करना। अग्नि जब प्रॉपरली प्रज्वलित होती है उस समय जो फ्यूमिगेशन होता है उसके अंदर वो जो फ्रेग्रेंस रहती है जो वातावरण के अंदर एयर पार्टिकल्स के अंदर रहती है वो हमारे ज्यादा मतलब की है। और अगर वो धुआं देने लगे तो आप कोशिश करिए घी की मात्रा आप प्रज्वलित, आप घी को आप प्रॉपरली डालिए, उसको आप हिला के डुला के इस तरीके से पोजीशन लाइए कि उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह रहे ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे। और अगर फिर भी लगता है कि बिल्कुल एंड होने को आ रही है तो उसको आप बाहर रख दीजिए, कहीं दूर रख दीजिए। और जहां पे आपने पहले आपने यज्ञ किया वहां पे आप प्राणायाम प्रॉपरली करें। प्राणायाम करना अति आवश्यक है, ध्यान रखिए। अगर किसी कारण से कोई हॉस्पिटलाइज भी हो जाता है, गहरी सांस लेना वो नहीं छोड़ेगा, इस बात को उसको ध्यान रखना है। उसको अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना ही बढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए।
है ना। लंग्स की कैपेसिटी को आप जरूर जरूर बढ़ा के रखिए, जितना आप बढ़ा के रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। और भोजन तो हमारे लिए अति आवश्यक है, और पेट साफ होना अति आवश्यक है। गंदगी जो हमारे टॉक्सिन्स निकलने चाहिए, जहां पे गंदगी होती है वहां बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं, तो गंदगी अगर होगी तो बैक्टीरिया वायरस पनपेगी। अच्छा, तो मैंने जो आपको बताया था कि जैसे विटामिन डी की कमी होती है तब ये प्रॉब्लम होती है, जब विटामिन बी 12 की कमी होती है तब ये प्रॉब्लम होती है, जब कहीं ना कहीं लीकी गट सिंड्रोम होता है तब ऑटोइम्यून डिसीज होती है। तो लीकी गट्स, व्हाट इज लीकी गट सिंड्रोम, कि हमारी आंतों के अंदर जो एक लेयर होती है, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एक लेयर होती है, जब उसके अंदर वो कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब अनवांटेड फूड जब उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, अनवांटेड टाइप के फूड जब उसके अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, तब हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जो है उसके अंदर जो अनवांटेड फूड एब्जॉर्ब हुआ है उसको एंटीजन की तरह लेता है और उसके लिए एंटीबॉडीज बनाता है। और वो एंटीबॉडीज जब हमारे शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर अटैक करती हैं, तो दैट इज नोन एज ऑटोइम्यून डिसीज। तो मैक्सिमम थायराइड की प्रॉब्लम के अंदर देखा गया कि ऑटोइम्यून थायराइड की प्रॉब्लम है। जब आप टीपीओ कराएंगे देन यू विल कम टू नो। जॉइंट्स पर में जॉइंट्स जो पेन होता है उसके अंदर रूमेटाइड आर्थराइटिस, वो भी वही है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो ऑटोइम्यून है, जो हमारे शरीर का खुद का जो इम्यून सिस्टम जो हमारी रक्षा के लिए बना हुआ है वो हमारा दुश्मन हो गया। क्यों दुश्मन हुआ है? क्योंकि पेट में कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ हुई है जिसके कारण वो हमारा दुश्मन हो गया है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पेट के अंदर जो गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा काम है। तो जब हम फर्मेंटेड मिलेट्स वगैरह खाते हैं, थोड़ा सा फर्मेंटेड यानी जिसको हम कह सकते हैं कि फर्मेंट हो गया या उसके अंदर खमण बन गया, तो वो उस तरीके से हम जब भोजन लेते हैं तो दैट रियली हेल्प्स अस, क्योंकि उसके अंदर गट फ्रेंडली बैक्टीरिया उसमें डेवलप हो जाते हैं। तो मिलेट को फर्मेंट करने का तरीका ये है कि आपने 6 घंटे आपने उसको भिगो लिया और इसके बाद इसको आपने गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद आपने 12 घंटे छोड़ दिया। इसके बाद आप उसको ले लेंगे, 12 घंटे के अंदर वो जो है फर्मेंटेड हो जाता है। तो फर्मेंटेड जो हो जाता है तो वो गट फ्रेंडली बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा सोर्स है। हम नॉर्मली कहते हैं हमारे शरीर के अंदर वी डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ विटामिन बी 12, हमको तो टैबलेट खानी पड़ेगी या नॉन वेजिटेरियन सोर्स के ऊपर हमको डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। लोग सोचते हैं कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स लेंगे हम या उसकी वो टैबलेट लेंगे देन हमको जो है गट फ्रेंडली बैक्टीरिया वो जो बी 12 हमको मिलेगा, या फिर हमको बाहर से हमको प्रोबायोटिक्स लेने पड़ेंगे। ये पार्शियली सत्य है, जब हमारे शरीर में नहीं बन रहा है तो हमको लेना पड़ेगा, लेकिन हम उसको शरीर के अंदर बना सकते हैं। लोग सोचते हैं जिनको नॉनवेज से मिलता है, तो ये बात आप ध्यान रखिए कि वो उस पशु के अंदर कैसे डेवलप हो गया, उस बकरे के अंदर कैसे डेवलप हो गया, आप सोचिए। तो कैसे डेवलप हो गया? अरे भाई, उसके पेट में उसके जो अच्छी जो बैक्टीरियाज है उसके पेट के अंदर, उन्होंने उसको बना दिया। तो आपके पेट के अंदर भी वो बैक्टीरियाज बना सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आप जब फर्मेंटेड आप मिलेट्स लेते हैं तब ये बहुत अच्छा काम करता है, तब हमारे शरीर के अंदर ही बी 12 तैयार होने लगता है। जब हमारे शरीर के अंदर जब इतने गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज रहते हैं तो जो फूड हम ले रहे हैं वो भी हमारा प्रॉपरली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है ना। और जब भी हम कोई अच्छा भोजन हम ले रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा काली मिर्च जरूर डालें, तो वो उसकी बायोअवेलेबिलिटी को कई कई गुना बढ़ा देता है। काली मिर्च का ये गुण है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी को वो कई 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 गुना बढ़ा देता है। तो ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर हेल्प करता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इस सबको ये प्रयास करना है कि हमको अगर बाई चांस हम इससे पीड़ित हो जाते हैं तो हम बहुत हायर एंटीबायोटिक और एंटीवायरल के ऊपर ना जाएं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वहां से हमने बहुत ज्यादा हायर एंटीबायोटिक ले लिया, बहुत सारी चीजें ले ली, अब डॉक्टर भी मजबूरी में देता है क्योंकि उसका ज्ञान वहां तक है जहां तक उसको बताया गया है ना। सो उसके वो भी मजबूरी में देता, चलो मैं इसकी जान तो बचाऊं कैसे भी करूं। परंतु पता चला कि शरीर इतना खराब हो गया, उसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा खराब हो गई कि फिर ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखो, मैं कुछ छोटा सा एक नियम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको मेडिसिन तो कुछ कुछ बताई हैं। हाँ, और प्रिवेंशन में उन मेडिसिन को आप रोज एक एक भी ले सकते हैं। जैसे आप कोरोनिल वटी अकेली रोज एक ले लिया अगर प्रॉब्लम नहीं है तो, है ना। तो रोज मात्र एक ले ली। पर जिनको अपनी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा भरोसा है, जिनको पता है मुझे कोरोना हो चुका है, एवरीथिंग इज ओके, तो वो ना भी लें। और फिर आप एक बात ध्यान रखिएगा, एक बड़ी लॉजिकल सी बात मैं आपको कह रहा हूँ। आने वाले भविष्य में हो सकता है गवर्नमेंट इसको कहे या हो सकता है ना भी कहे, लेकिन बड़ी लॉजिकल सी बात है इसके अंदर।
देखिए, अगर हमने कहीं कोई चीज सीखी, सपोज टू भी हमने योगा सीखा, हम सीख के बहुत अच्छे मास्टर उसके अंदर हो गए, और इसके बाद हमने उसको करना छोड़ दिया, उसको हमने करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के अंदर हमारी स्थिति वापस वैसी हो जाएगी कि अब हमसे आसन नहीं लगेंगे, हमको वो समझ में नहीं आएगा। हम कराटे सीख के आए, हमने अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो हम कुछ टाइम बाद हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी, हम वापस उसको भूल जाएंगे। ऐसा ही प्रॉब्लम हमारी इम्यूनिटी के साथ में होती है ना। इम्यूनिटी के साथ में यही प्रॉब्लम हमारे साथ होना शुरू हो जाती है कि जब हम इसको प्रैक्टिस में नहीं करते तो डाउन होने लगती है। तो अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया है, परंतु वो बार बार वापस अल्कोहल लगा रहा है, वापस मास्क बांधा हुआ है, वापस डर रहा है, तो जो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनी है वो कोरोना होकर ठीक हो चुकी है। अब उसको मार्केट से कहीं बाहर से इन्फेक्शन कुछ मिल ही नहीं रहा, तो उसकी जो एंटीबॉडीज बनी है वो वापस डाउन होती जाती है, वो वापस डाउन होती जाती है, डाउन होती जाती है और इतनी कम हो जाती है कि उसको सेकंड टाइम फिर से कोरोना होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बूस्टर डोज के अंदर भी गैप बढ़ाते जा रहे हैं कि भाई बूस्टर डोज थोड़ा सा और बेटर दे, ताकि और उसके अंदर इम्यूनिटी उसके अंदर बनी हुई रहे। तो यहाँ पे हमको ये बात भी ध्यान रखना है कि अगर कोई इन्फेक्टेड हो गया है, पर ये बात तो जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि कोई भी नहीं बचने वाला, सबको इन्फेक्शन तो होना है, सबको उनकी इम्यूनिटी ही बचाने वाली है। इन्फेक्शन से होने से तो कोई नहीं बचने वाला, इम्यूनिटी उनको बचाएगी। तो जो कोई जितना डर के रहेगा तो फिर उसका भी काम नहीं होने वाला। वो डर के रहेगा तो अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अंदर भी बड़े बड़े गड्ढे कर लेगा, जिससे उसके स्थूल शरीर के अंदर भी सिम्टम्स आएंगे। तो हमको इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे। बरकरार रहे तो थोड़ा थोड़ा अगर हमको बाहर से कुछ इन्फेक्शन मिल भी रहा है तो उससे हमारी इम्यूनिटी ही बूस्ट रहेगी। घर में किसी एक सदस्य को हो गया, यानी आप ये यकीन मानिए कि लगभग सभी को हो गया है। आप इन सब से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखिए और उसके बाद डरिए मत। डरिए मत मतलब मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूं, उस समय अगर आपने बहुत ज्यादा उसके बाद भी आप प्रिवेंशन लेते रहे तो आपका बिल्कुल अगर कांटेक्ट नहीं होगा तो भी आपकी इम्यूनिटी धीरे 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 जाती रहेगी। उसके बहुत बड़े कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे किसी को टिटनेस का इंजेक्शन लगा, टिटनेस का इंजेक्शन लगा, वो 1 साल 2 साल 3 साल प्रिवेंट करता है, उसके बाद वापस आपको टिटनेस का लगवाना पड़ता है। कुत्ता काट लेता है अगर, तो हम इंजेक्शन लगवाते हैं, लेकिन अगर वो 2-3 साल बाद फिर से कुत्ता काटता है तो वापस हम इंजेक्शन लगवाते हैं, है ना। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एयरबॉर्न है। एयरबॉर्न है, ये लैंसेट पत्रिका में आ चुका है। पहले तक ऐसा लग रहा था कि वो एयरबॉर्न नहीं है, लेकिन अब ये प्रूव हो चुका है कि वो एयरबॉर्न भी है। यानी हमको एनवायरनमेंट से मिलता रहेगा, थोड़ा 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 मात्रा में मिलता रहेगा, और ये मिलता रहेगा तो इससे हार्ड इम्यूनिटी हमारी डेवलप होती रहेगी। परंतु बहुत ज्यादा भी डरते रहे तो वो हार्ड इम्यूनिटी में समाप्त हो जाएगी। बहुत ज्यादा डरने से हमको अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के अंदर गड्ढे नहीं करने, ताकि हमको इसमें समस्या ना हो। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं, तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एंड मैं जब तक थोड़ा बहुत और आपको फिर साथ साथ में बताता रहूंगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कृपया करके पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन? जी, श्याम जी का हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जी भैया। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ, प्रणाम भाई। मैं यूँ जानना चाह रहा हूँ, मेरी वाइफ को सर लो बीपी रहता है और साथ में उसे थायराइड की प्रॉब्लम भी है। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें किस तरह का फूड क्या खाना चाहिए? जी बहुत अच्छी बात है। देखिए भाई साहब, मैं एक यूनिवर्सल कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, इनको अगर आप करेंगे तो बहुत फायदा उसके अंदर होगा। अगर हम सुबह जैसे उठे तो हमको कुछ बातों का हमको ख्याल रखना है। या तो हम जो है पानी वगैरह हमने पिया, इसके बाद हम मिनरल्स का हम अक्सर ख्याल नहीं रखते, तो मिनरल्स की हमको डेफिशिएंसी होती जाती है। तो मिनरल्स की डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम होती है ना। तो आप सुबह अगर हो सके, बजट में अगर है, तो आप नारियल पानी आप जरूर जरूर पीजिए। ठीक है। नारियल पानी आप जरूर पीने की आप आदत डालें। इसके बाद आप जो है ग्रीन जूस आप जरूर लीजिए। ग्रीन जूस, व्हाट इज ग्रीन जूस? तो जो भी ग्रीन पत्तियां उसके अंदर हैं उनका आप जूस बनाइए। वो पालक का हो सकता है, वो पुदीने धनिए का हो सकता है, वो गेहूं के जवारे का रस हो सकता है, वो बार्ले का हो सकता है, या फिर जो बनी बनाई स्पिरुलिना की जो कैप्सूल्स आते हैं पतंजलि पे, आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे, वो चीजें हो सकती हैं। इनको आप जरूर जरूर लीजिए भाई साहब।
ये लेने से ठीक मैंने है। देखा है कि अक्सर ये प्रॉब्लम नहीं होती। अक्सर मैंने देखा है कि अगर हम मिनरल्स को प्रॉपरली ले रहे हैं हाँ। तो ये प्रॉब्लम हमको नहीं होती। और तो और अच्छा। हम छोटा सा काम और कर सकते हैं कि जिनको हाँ बीपी लोअर साइड रहता है वो हाँ सेंधा हाँ। नमक या काला नमक वो ठीक पानी है। के अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। और उनको अच्छा। शुगर भी अपनी चेक करानी चाहिए। वैसे तो शुगर से सबको ही बचना है, लेकिन हाँ उसके अंदर हमको किसी किसी के साथ जब ब्लड प्रेशर लोअर साइड होता है और उसकी हाँ। शुगर भी लोअर साइड है, तो ऐसी स्थिति में हम जरूर जो है जो अच्छे वाला जो कार्बोहाइड्रेट है उसको उसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है। जैसे अच्छा। आपने शहद डाल दी पानी के अंदर और काला हम्म। नमक या सेंधा नमक डाल दिया, उसको आप घोल के पी सकते हैं। शहद और काला नमक या सेंधा नमक आपने घोल के पिया तो ब्लड प्रेशर तुरंत आपका ठीक आ जाएगा। अगर मार्केट में हम बात करें जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉल वगैरह हम उसके अंदर ले सकते हैं। तो उससे हमको कहीं ना कहीं हमको मदद मिलती है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर वापस ठीक होता है। क्योंकि थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, तो थायराइड की प्रॉब्लम में हम कुछ मिलेट्स के ऊपर आप शिफ्ट हों जिसके अंदर अम्ली अम्ली यानी फर्मेंटेड मिलेट्स जो मैंने आपको बात करी है, यू शुड शिफ्ट टू हाँ हाँ। फर्मेंटेड मिलेट्स। और साथ साथ में कोकोनट ऑयल को आप पी सकते हैं और कषाय ले सकते हैं। कषाय मतलब जो भी ग्रीन पत्ते हैं उनका कषाय भी आप उबाल के भी बना सकते हैं, उनका जूस भी बना सकते हैं। जूस भी पी सकते हैं, उबाल के भी बना सकते हैं। अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है तो छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ, क्योंकि आजकल नारियल भी बहुत महंगा है, कि भाई जब आप भोजन करें तो एक कटोरी भर के नारियल की चटनी, एक कटोरी भर के आपकी धनिया पुदीने की चटनी, ये अगर आपने इतना भी कर लिया और खूब बढ़िया प्रॉपरली सैलेड है ना, और इसके साथ फिर आप भोजन करिए। एक बार आप अंकुरित ले लीजिए, एक बार आप फर्मेंटेड मिलेट्स ले लीजिए, और भूख लगती है तो आप एक बार आप बाकी कुछ चीजें ले लीजिए, तो आप पाएंगे कि आप कुछ ही दिन के अंदर बहुत तेजी से शरीर में आप इंप्रूवमेंट पाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि ये डाइट एज अ मेडिसिन आपका काम करना शुरू कर देगी। अच्छा अच्छा। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? अच्छा, चैटिंग की हुई है। कोरोना होने पर स्टेरॉइड लेने के फलस्वरूप शुगर कैसे नियंत्रित किया जाए? जी मैं बहुत अच्छा से एक क्वेश्चन है कि ये जो स्टेरॉइड ले रहे हैं उनके साथ शुगर तो उनकी बढ़ रही है, साथ साथ में उनको ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग अब उसके लिए अवेयर ना हो, क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड की बात है। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद लोगों को ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम हो रही है, और इतनी भयानक रूप में हो रही है कि कई सारे लोगों का आप चेहरा देखिए काला पड़ गया, उनकी बुरी हालत हो रही है ब्लैक फंगस म्यूकोमाइकोसिस के चक्कर में। और उसको नियंत्रित करने में जो और दवाइयां देंगे उनके साइड इफेक्ट्स और होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कोशिश ये करें, जो मैंने आपको सिस्टम बताया है कि स्टेरॉइड जो है अगर हमको जरूरत पड़ने पे एक लिमिट तक ही लें और उसको टैपर करके समाप्त करें, है ना। और जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसके प्रिवेंशन के फलस्वरूप आपको लेना ही लेना है। और एक सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कोरोना के बाद, कि कोरोना से ठीक होके हम घर आ जाते हैं, पता चला इसके बाद मृत्यु हो गई, या डॉक्टर बोल रहा है अब तो ठीक है और उसी समय मृत्यु हो गई, उसी टाइम के अंदर मृत्यु हो गई। तो उसके पीछे कारण जो दो तीन रह रहे हैं वो ये है कि खून उसके अंदर गाढ़ा हो रहा है, उसके अंदर थ्रोम्बस बन रहा है, वो खून जम रहा है। तो आप इस समय जरूर ध्यान रखें कि आप जरूर हृदयामृत वटी लें, या फिर आप कहीं ना कहीं अर्जुन लीजिए। तो अर्जुन का प्रयोग आप जरूर जरूर करते रहिए, इसलिए आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। और जैसे शुगर बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो वो डेफिनेटली इंसुलिन ही एक तरीका है। और साथ साथ में डाइट के रूप में अगर हम बात करें तो आप डाइट में आप फर्मेंटेड मिलेट्स की तरफ जाएंगे तो उससे आपकी शुगर नियंत्रित रहेगी। और कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी इसके अंदर ले सकते हैं, उनसे भी हमको बहुत मदद मिलती है। पिछले 3 महीने में HbA1c की तो क्या प्रिकॉशन, शुगर टेबलेट्स को ले, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। देखिए भाई साहब, मैंने आपको एक यूनिवर्सल इसके अंदर चीजें मैंने बताई हैं कि डाइट को आप एज अ मेडिसिन आपको बनानी पड़ेगी। जब आप फर्मेंटेड मिलेट्स के ऊपर मैं जरूर ये एक रेसिपी मैं सबको मैं शेयर कर दूंगा। और मिलेट्स मैन ऑफ इंडिया आप चाहें तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, तो डॉक्टर खदिर वली, काफी बढ़िया नाम है उनका, डॉक्टर खदिर वली।
तो उनके बड़े सारे लेक्चर्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप उनके लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, और उनके क्वेश्चन आंसर सेशन भी अवेलेबल हैं, लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। मेरे पास उनकी कुछ बुक्स का कलेक्शन भी है, तो मैं आदरणीय बाबूजी को भेज दूंगा, तो वो आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। उसके हिसाब से आप रेसिपीज बनाइए, और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सभी सदस्य जितने भी इस ग्रुप के अंदर है सब बिल्कुल ठीक रहे। ठीक। और कोई क्वेश्चन किसी का? और कोई किसी का क्वेश्चन? जी भैया, हैंड रेज भी है काफी। हाँ जी, चलिए मैं अभी पर श्वेता दीदी का भी हाँ क्लास है, तो हम सोच रहे हैं कि आज के समय में जो है क्वेरी सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पर हम 20 मिनट की जो है दीदी की जो क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद फिर लास्ट का हाफ एन आवर जो है वो क्वेरी के लिए रखेंगे। ठीक है भैया? जी 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 ठीक है। अ, जी श्वेता दीदी। एक- दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, भैया मुझे आप वो हाँ ठीक है। जी दीदी। हाँ, एक सेकंड। मैं क्या करूँ दोबारा? एक सेकंड या 2 मिनट रुक जाइए बस मैं दीदी आपकी थोड़ी आवाज क्लियर नहीं आ पाती। बस हो गया। हाँ कल मीटिंग आईडी पर 963 अभी मुझे बस ऐड करें। जी रजनी दीदी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ, प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया अभी मुझे कोरोना हुआ था कुछ दिन पहले, 8 दिन 9 दिन पहले। रिकवरी तो हो गई है, स्टेरॉइड चला था। अभी क्या हो रहा है कि मेरा बॉडी टेम्परेचर 95 अक्सर चला जा रहा है रात में। अच्छा। तो इसमें तो कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको देखो प्रिवेंशन तो कुछ दिन तक आपको लेना ही पड़ेगा। आपको मैं प्रिवेंशन में कुछ चीजें आपको नोट करा देता हूँ जो अक्सर जो प्रॉब्लम आती है कि भाई साहब अपना आवाज तो बढ़ा लीजिए। ओके, अब आवाज क्लियर है सर? जी जी। है ना? सो इसका प्रिवेंशन तो आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा तकलीफें देखी गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम अक्सर तब होती है, जो म्यूकोमाइकोसिस वगैरह की प्रॉब्लम तब हो रही है जब स्टेरॉइड पे शिफ्ट किया जाता है इंसान को, और साथ में अगर शुगर वगैरह भी है तो ये प्रॉब्लम्स काफी हद तक बढ़ जाती हैं। वो स्टेरॉइड लाइफ सेविंग भी हैं, परंतु अगर उनका मिसमैनेजमेंट किया गया तो वो बड़ी प्रॉब्लम भी कर देता है उसके अंदर। तो आप शुगर तो कुछ चीजों नहीं का है आप ख्याल भैया। रखें, जो मैंने आपको जीवनचर्या बताई है उसका आप ख्याल रखें। साथ में इम्यूनोग्रिड करके आती है इम्यूनिटी के लिए, पतंजलि का अच्छा है इम्यूनोग्रिड, वो आप लेते रहिए। एंड डाइट में आप विशेष रूप से प्रिवेंशन आप इसके अंदर लें। सुबह शाम जो धूप है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की धूप, क्योंकि अभी गर्मियां हैं, बाकी आप दिन में आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे समय में आप जो सुबह और शाम की जो धूप है उसके अंदर आप जरूर जरूर आप अपने बॉडी को उसमें एक्सपोज करेंगे। सो दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, उससे भी आपको बहुत ज्यादा उसमें मदद मिलेगी।
सो इतना आप करेंगे तो मुझे लगता है कि बॉडी में रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। अच्छा, सभी को जिनके साथ ऐसा लग रहा है मैं वैक्सीन लगवाऊं नहीं लगवाऊं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं क्या करूं, मेरी स्थिति ऐसी है, ऐसी स्थिति में अगर आपको लगवाना है, अगर आपको ऐसी स्थिति है, तो आप उसके लिए आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, उसका बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। वो टेस्ट ये है कि आप एंटी कोरोना एंटीबॉडीज करवा लीजिए। उनको बोल दीजिए, आजकल तो कई सारी लैब में हो रही हैं, तो कोरोना के लिए हमारे शरीर में कितनी एंटीबॉडीज बनी है ये पता लग जाएगा आपको। अगर एंटीबॉडीज बनी हुई है तो फिर आपको वैक्सीनेशन की भी अभी ऐसी इमीडिएटली कोई आवश्यकता नहीं है, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन भी कुछ नहीं, वो सिंपली एटीन्यूएटेड वायरस या एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया ही होते हैं। यानी जिस वायरस से या बैक्टीरिया से रोग उत्पन्न होता है उसको एटीन्यूएट करके उसको वैक्सीन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके हमारे शरीर में उसको डाला जाता है, ताकि उससे रोग उत्पन्न तो कम हो या नहीं के बराबर हो, लेकिन उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। यानी कोई वैक्सीन को ये ना समझे कि कोई चांद से कोई चीज आई है, नहीं। जिस भी बीमारी के लिए वो वैक्सीन होता है वो अक्सर उसी वायरस या उसी बैक्टीरिया से ही बनता है ना। सो हमको इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है। तो हो सकता है नेचुरली वैक्सीनेटेड हर कोई हो चुका हो या बहुत सारे लोग हो गए हों कि घर में अगर किसी को हुआ है तो बाकी किसी को, आपको सिम्टम नहीं आए, किसी को वो आ गए, तो आप ये मान के चलिए कि घर के अंदर जो है मैक्सिमम लोगों को जो है नेचुरल वैक्सीनेशन हो चुका है। जिसको सिम्टम आए हैं उसको भी, और जिसको नहीं आए हैं वो भी वैक्सीनेटेड, वो एक तरीके से हो चुका है। अगर आप रिकवर कर गए हैं तो फिर ज्यादा घबराने की उसके अंदर जरूरत नहीं है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में इम्यूनिटी डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, तो आप एंटी कोरोना एंटीबॉडी आप करवा सकते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, पिछले महीने 20 तारीख को मुझे स्वयं को कोरोना हुआ था और इसके बाद मेरी वाइफ को भी हुआ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। हम लोग का जॉइंट फैमिली है, हम 10 लोगों का परिवार है, मैं, मेरा ब्रदर, हम दोनों की पत्नी और हम दोनों के 2 बच्चे, हमारे माता पिता, ऐसे हम 10 लोग हैं टोटल घर में। तो जब सिम्टम्स आए तो भाई बड़ी क्लियर सी बात है, जो पैनिक तो बाकी लोगों के अंदर हो रहा है, क्योंकि हमारी मेडिकल नॉलेज है, तो मुझे ज्यादा पैनिक नहीं हो रहा था। और मैं ये भी समझ गया था कि अब क्वारंटाइन होने का कुछ खास मतलब है नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं घर में, 2 छोटे बच्चे हैं, मतलब एक 5 साल, एक 6 साल का, और एक 11 साल का और एक 13 साल का। तो अब बच्चे माँ बाप से लिपटते रहते हैं, चिपटते रहते हैं, और फिर दादा दादी से भी, चाचा चाची से भी, सबसे चिपटते रहते हैं। तो ये बात तो हमको श्योर हो गई थी कि घर के अंदर जो हमको जो सिम्टम आया उससे पहले वो घर के अंदर बाकी लोगों को जो है वो वायरस से उनका इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, अब सिम्टम आने में उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस दौरान क्या हुआ कि मैं अलर्ट हो गया, ब्रदर काफी अलर्ट हो गया, तो हम लोगों ने कोरोनिल वटी वगैरह सबको घर में शुरू कर दी। जो जिस डोज में मैं ले रहा था उसी डोज के अंदर बाकी लोगों को भी मैंने शुरू कर दी, क्योंकि ये बात हमको समझ में आ गई थी कि दे आर इन्फेक्टेड। उस समय वाइफ नहीं ले रही थी किसी कारण से, क्योंकि मैं थोड़ा उतनी हालत में नहीं था, क्योंकि कमजोरी वगैरह थी उस समय, तो वाइफ को नहीं दे पा रहा था, वो स्वयं नहीं ले रही थी, बाकी लोग ले रहे थे। तो बाकी किसी को सिम्टम नहीं आया, लेकिन मेरे बीमार होने के 5-6 दिन बाद जब मैं लगभग ठीक हुआ तब वाइफ को प्रॉब्लम हुई उसके अंदर। तो आप वाइफ को सिम्टम्स आए तो वही हमने वो कोरोनिल वटी और हल्दी की वटी, जो करक्यूमिन वटी, ये सभी हमने चालू करी। हमने एक ही एंटीबायोटिक ली थी, वो भी वाइफ के लिए, मैंने तो उसको भी जरूरत नहीं ली थी, और मैंने इनफैक्ट एक क्रोसिन की गोली भी नहीं ली थी। तो मैं उसके लिए वो भी हर्बल में जो ज्वरनाशक वटी है पतंजलि की, वो मैं ले लेता था। जब मुझे फीवर थोड़ा आता था तो मैं उसको ले लेता था। तो मैंने तो एक क्रोसिन भी नहीं ली। तो हालांकि मुझे 5-7 दिन प्रॉब्लम रही, लेकिन उसके बाद बॉडी एकदम फुल्ली रिकवर हो गई। 3-4 दिन वीकनेस रही, एंड उसके बाद वो भी काफी हद तक रिकवर इसके अंदर हो गया। इस दौरान हम अपने आप को क्वारंटाइन नहीं कर पाए हैं, क्वारंटाइन नहीं कर पाए, और ये पता ही था कि इन्फेक्शन हो चुका है घर के अंदर, ये बड़ी लॉजिकल सी हमको एक समझ में आ गई थी। तो मैं ठीक हो गया, लेकिन वाइफ को प्रॉब्लम हुई, वो भी ठीक हो गई। लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि वाइफ का घबराते हुए फोन आया, मेरा ऑफिस और घर पास पास में ही है। सो घबराते हुए फोन आया कि आप जल्दी आइए, एंड भयानक सी प्रॉब्लम हो रही है, और वो रो रही थी, बोली मेरी सांस नहीं आ रही। तो मैं भी उस समय घबरा गया कि देखो बड़ी तो गड़बड़ हो गई, अब हॉस्पिटल्स में बेड ही अवेलेबल नहीं है, हम डॉक्टर्स के लिए भी अवेलेबल नहीं है, हालत ये है। यहाँ पे बहुत स्थिति बड़ी खराब थी, यहाँ पे अभी भी खराब ही चल रही है। सो उस समय मैंने देखा था कि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि भाई ये
आप लेमन का जूस भी जो है, आप नींबू का रस भी आप नाक में डाल सकते हो। और मुझे लॉजिकल भी लगा था कि जो कहने वाले थे वो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति लग रहे थे, कर्नाटक के एक संत थे, तो वो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति लग रहे थे, उनकी फेस वैल्यू से समझ में आ रहा था, तो उस समय मैंने उसको डाला एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि उससे 1 मिनट के अंदर उसका कंजेशन दूर हो गया। 1 मिनट लगा और उसका कंजेशन दूर हो गया और वो बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया हो गया। मैं पल्स ऑक्सीमीटर पे मैंने चेक भी किया, एवरीथिंग वाज गुड, पल्स भी ठीक थी एंड ऑक्सीजन का सेचुरेशन भी ठीक था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। और इसके बाद क्योंकि वाइफ की इच्छा थी मेरा एक सीटी स्कैन भी करवा लो, तो मैंने उसका सीटी स्कैन भी कराया एंड चेस्ट सीटी स्कैन कराया, उसका स्कोर बिल्कुल 0 आया। कितनी बड़ी बात है, स्कोर बिल्कुल 0 आया एंड उस तरीके से हम लोग उसमें आराम से हम बाहर हो गए। और माता पिता को तो घर में बाकी सदस्यों के अभी भी हम लोग रोज एक एक वटी तो दे ही देते हैं। अब वैसे तो 2-2 सुबह शाम का डोज है, लेकिन क्योंकि वो फेज जा चुका है इसलिए उनको प्रिवेंशन में हम एक एक वटी जरूर दे देते हैं। और जो जो लोग भी सफर अभी किए हुए हैं या ठीक हो चुके हैं, कृपया करके खून पतला करने के लिए कुछ ना कुछ सप्लीमेंट आपको जरूर लेना है। और उसमें अगर हर्बल सप्लीमेंट की अगर हम बात करें तो आप निश्चित तौर पे हमको हर्बल सप्लीमेंट्स के अंदर निश्चित तौर पे हमको अर्जुन बहुत मदद करता है। नहीं तो फिर इकोस्प्रिन की तरफ जा सकते हैं, 75 mg की, बहुत बड़े हैं तो 150 भी लिया जा सकता है ना। कुछ टाइम के लिए उसको लिया जा सकता है, डी डाइमर टेस्ट कराया जा सकता है। खून की प्रॉब्लम क्या है, हमको वाकई जरूरत है नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है, जो हम डेथ देखते हैं कि कोरोना के अंदर अरे अभी तो ठीक हो रहा था फिर अचानक डेथ हो गई, ऐसी स्थितियां हो गई, उसके पीछे खून का गाढ़ा होना बहुत बड़ा कारण है। इसलिए डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है। शरीर के अंदर जो है इन्फ्लामेशन बहुत होता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन कराया जाता है। तो ये चीजों को डेफिनेटली करवा लेना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। लेकिन जान बचाने के जो तरीके हैं वो नेचुरल रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। हमको कोई कुछ भी कहता रहे कि हम हॉस्पिटल में नहीं कर पाएंगे, अरे भाई क्यों नहीं कर पाओगे, आप अपनी टैबलेट लिए खा लो, अनटिल अनलेस कोई आईसीयू के अंदर नहीं है तो कई सारी चीजों को वो उसके अंदर ऑलरेडी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भैया, 2 हैंड रेज हो रहे हैं, पुरुषोत्तम जी का हैंड रेज है जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो एक हैंड रेज और है। एक जी डॉक्टर साहब प्रणाम। हेलो जी प्रणाम। जी डॉक्टर साहब जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी कोरोना काल में लोग बाग बहुत सारे सप्लीमेंट्री या फूड्स के लिए सलाह देते हैं, परंतु वात पित्त कफ का जो चीज है, यानी शाम को गरारे भी कर रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट्री भी ले रहे हैं, फिर कफ की चीजें भी खा भी रहे हैं, तो ऐसा कोई सूची अलग से तीनों की आप उपलब्ध करा देंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, ताकि सबको जानकारी भी हो जाएगी और सबको लाभ मिलेगा। वात पित्त कफ तीनों का अलग अलग। जी सर, मैं एक बड़ी कॉमन सी बात बताता हूँ। डेफिनेटली भगवान ने सबके नेचर बनाए हैं, कोई वात है, कोई पित्त है, कोई कफ है, कोई कफ पित्त है, कोई कफ वात है ना, कोई पित्त वात है, सबके अलग अलग अपने नेचर है। और जिनकी जो प्रकृति है उनके साथ वो प्रकृति चेंज भी होती जाती है ना, वो प्रकृति चेंज भी होती जाती है। तो उसमें एग्जैक्टली जाने की जगह हम अपने खुद उस समय हमारी प्रकृति क्या है उसको भी हम उसके अंदर देखें। ठीक है, बाई चांस कोई कफज प्रकृति का नहीं है लेकिन उसको कोरोना का अटैक हुआ, तो कोरोना जो बीमारी हम कह सकते हैं कि वो लंग्स के ऊपर अटैक कर रही है, तो वो कफज प्रकृति की है। तो उस समय तो उसको कफ शामक उसको चीजें लेनी पड़ेंगी, भले ही उसकी कवच प्रगति नहीं है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, यहाँ पे हमको सिचुएशन ओरिएंटेड भी हमको लेनी होगी, तो हम अपनी प्रकृति को समझें। हाँ, ये बात भी सही बात है कि अनावश्यक काढ़ों को लेने से भी किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, किसी के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसी के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये भी होती जा रही है कि अगर किसी भी चीज का मिसयूज हो रहा है तो वो भी अपने आप में समस्या क्रिएट कर रहा है और बड़ी समस्या क्रिएट कर रहा है। क्योंकि बोला जाता है कि जब आवश्यकता नहीं है तो अमृत भी विष का काम करता है, और आवश्यकता हो तो कभी कभी थोड़ा सा विष भी अमृत का काम कर लेता है। आपने देखा है ये जो जितने भी वैक्सीन हैं वो देखा जाए तो एक तरीके से विष है। होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो कहीं ना कहीं विष होती हैं, एंड आयुर्वेद के अंदर भी विष चिकित्सा अपने आप में एक उसका एक पार्ट है
कि जिसके अंदर कुछ पॉइजन्स के द्वारा भी चिकित्सा उसके अंदर करते हैं, ये भी आपको पता होगा। जैसे स्नेक, किसी ने स्नेक काटता है तो उसके लिए जो इंजेक्शन लगता है वो कहीं ना कहीं उस स्नेक से ही, उसी के जहर से बनता है। तो ये भी हमको, इस बात का भी हमको निश्चित तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय हमारी प्रकृति को क्या सूट कर रहा है। और हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं जो बोल नहीं पा रहे या हमको समझ नहीं है, हम काफी मैच्योर्ड हैं, हम अपने शरीर की नीड को समझते हैं और उसके अनुसार हम उस समय जो स्थिति हो रही है उसके अनुसार हम उसके अंदर काम ले सकते हैं। वो मुझे लगता है वो ज्यादा उचित है। पर मैंने जो ओवरऑल आपको दिनचर्या बताई उसके अंदर अगर हम उसको फॉलो करते हैं, जैसे हम सुबह उठे तो या तो आप नारियल पानी ले लीजिए, जिनकी पित्त, भयंकर पित्त प्रकृति है, वो सफेद पेठे का रस भी ले सकते हैं जो दिमाग भी तेज करता है ना, तो वो सफेद पेठे का रस भी ले सकते हैं। परंतु जो बाकी प्रकृति के जो कफ और वात वाले भी लेना चाहे सफेद पेठे का रस, तो उसके अंदर काले मिर्च, थोड़ा सा त्रिकटू डाल सकते, त्रिकटू डाल लीजिए, उसमें सोट पिपली काली मिर्च ऑलरेडी है, त्रिकटू डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक, थोड़ी सी शहद डाल के ले सकते हैं। उसके बाद नारियल पानी उसके अंदर ले सकते हैं। फिर ग्रीन जूसेस आप ले सकते हैं। एक डाइट आपकी अंकुरित की होनी चाहिए। अब आप घर में जो भी सब्जी बनी है आपने अंकुरित ले लिया ना, अब अंकुरित आप यूं नहीं खा पाते, कोई बात नहीं, उसको सब्जी के साथ खा लो जो आपकी सब्जी बनी है। तो बहुत सारे तरीके इसके अंदर बनाए जा सकते हैं कि सब्जी के साथ हमने अंकुरित खाया है ना। एक बार आपने मिलेट्स की डाइट, वो भी फर्मेंटेड मिलेट्स की डाइट को ले लिया है ना। घर से रिफाइंड शुगर को बिल्कुल हटा दीजिए, घर में एक दाना भी रिफाइंड शुगर का नहीं मिलना चाहिए। रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल हटा दीजिए। जो ऑयल अगर हमारे शरीर के लिए जरूरी है तो जब वो गर्म करते हैं तो वैसे भी वो खराब होता है। तो आप ऑयल लीजिए, है ना, ऑयल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम पता है कि ये थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है। हार्मोन किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, पता होगा आपको, है ना। और अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है तो बड़ी प्रॉब्लम्स करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल है तो अच्छा भी है ना। आपको पता है जब हम हाथ धोते हैं तो साबुन से धोते हैं, साबुन के अंदर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे हाथ अगर ऑयली हो गए हम उसको साबुन से धोते हैं, लेकिन साबुन के अंदर भी तो ऑयल होता है, ये आपको पता होगा, साबुन बनाने का फॉर्मूला। तो कई बार जो फैट की प्रॉब्लम है, जो बैड फैट की प्रॉब्लम है, जो हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो उससे कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं, तो उनके लिए कभी कभी अच्छा फैट, क्योंकि फैट सोल्यूबल प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे, तो अच्छे फैट की हमको जरूरत होती है। तो यहाँ पे हम कुछ ऑयल्स को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, वो अगर एक्स्ट्रा वर्जिन होंगे, जैसे थोड़ा सा तिल्ली का तेल कभी ले लिया, एक हफ्ता हमने तिल्ली का तेल ले लिया, थोड़ा थोड़ा पी लिया, या भोजन के ऊपर डाल के ले लिया। आपको आश्चर्य होगा, बोले ये तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। नहीं, कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल से आपका नहीं बढ़ेगा। इनफैक्ट जो फैट सोल्यूबल जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें वो हेल्प भी करेगा। तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया, एक्स्ट्रा वर्जिन आपने तिल्ली का तेल ले लिया, एक्स्ट्रा वर्जिन, इस तरह के एक्स्ट्रा वर्जिन जो है, किसी को सरसों का तेल भी सूट होता है तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप बदल बदल के ऑयल भी आप ले सकते हैं, भोजन के ऊपर डाल के आप ले सकते हैं। वो जब वो गर्म हो जाता है तब डेफिनेटली दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम, परंतु जब तक वो इस फॉर्म के अंदर है, जिसको हम कच्ची घानी का है, उसको गर्म नहीं कर रहे हैं, तो तब वो ठीक है। या गर्म भोजन के ऊपर हमने डाल लिया है, जैसे आप जो खिचड़ी के ऊपर आप घी डालते हो तो उसकी बात अलग होती है ना, और तो वो उसकी बात अलग होती है। तो इट रियली वर्क्स वेल। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? चंद्रमोहन भैया आप अपना प्रश्न रखिए। जी भैया। डॉक्टर साहब प्रणाम। पिताजी को भी प्रणाम। हमारा क्वेश्चन अर्थों से है। मैं जब हमारा स्पाइनल में ऐसा कुछ दर्द जैसा रहता है जिसके वजह से अगर हम खड़ा होते हैं तो पूरा पैर में झिनझिनी हो जाता है और घुटना में दर्द भारी भारी जैसा लगता है। तो एक बार पिताजी से बात किए थे, बोले कि हमको भी बैठने उठने से ऐसे हो रहा है। हम लोग चाहे चेयर में बैठे हैं या तो गाड़ी में बैठे हैं या तो स्टेज पर बैठे हैं, तो उसके लिए पार्टिकुलर कोई आसन या दवा कुछ है? तो जहां तक बात आसन की रही तो वो हमारे बाबूजी हैं, आप उनसे पूछिएगा क्योंकि वो उसके मास्टर हैं। मैं बाकी चीज पे मैं बात कर लेता हूँ, है ना। तो देखो, हर सिंगार का आप काढ़ा लीजिए, ठीक है, हर सिंगार का काढ़ा आप लीजिए, फिक्स कर लीजिए। हल्दी आपको लेना ही लेना है,
विटामिन डी और B12 की कमी नहीं होनी चाहिए, उसका आप एक बार लेवल चेक करवा लें। अभी जब तक B12 बनेगा, जो अगर आप फर्मेंटेड फूड लेते हैं तब बनेगा, तब की बात अलग है। हाल फिलहाल आप B12 के लिए कोई ना कोई सप्लीमेंट ले लें, जिसमें अगर टैबलेट फॉर्म में जाए तो न्यूरोकाइंड ऑडी 1500 mcg का, वो ठीक है, न्यूरोकाइंड ऑडी। और विटामिन डी अगर कम है तो उसका सीधे सीधे आप 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन ले सकते हैं, जो एर्किटॉल नाम से आता है। एर्किटॉल एबट कंपनी है यूएस की, तो उसका आप इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर ले सकते हैं, पीछे कमर में ले सकते हैं, उसमें दर्द नहीं होता। एर्किटॉल इंजेक्शन तो काफी अच्छा है, वो उसको लिया जा सकता है। लैब के अंदर उसकी हम चेकिंग करा सकते हैं। इन दोनों का मैं नाम आपको लिख देता हूँ। इंजेक्शन एर्किटॉल, ARACHITOL, ये 6 लाख यूनिट तक हम ले सकते हैं। 6 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट, ये mg वगैरह नहीं है, ये इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है। और इंट्रामस्कुलर कमर में लेना है, कोई नस में ना ले ले, ये ध्यान रखिएगा, इसको कमर में ही लेना है, ठीक है। और न्यूरोकाइंड ऑडी टैबलेट जो है, न्यूरोकाइंड ऑडी mcg की आती है, और उसके अंदर जो है ये सबलिंगुअल टैबलेट आती है, यानी आप इसको जुबान के नीचे रख सकते हैं, तो ये इससे विटामिन B12 इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। हर सिंगार का काढ़ा आप जरूर लीजिए, वो उसके अंदर आपको मदद करता है। मेथी दाना उसके अंदर आपको मदद करेगा। तो इस तरीके से आप उसमें चलेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। बाकी आप मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, तो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, सो मैं आपको भेज दूंगा, या मुझे आप ईमेल कर देना, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको ईमेल एड्रेस भेज रहा हूँ, ANANDDHINGRA2001@gmail.com। जी डॉक्टर साहब, उसमें क्या आप हम मुझे ईमेल कर दीजिएगा, तो मैं आपको ट्रीटमेंट उसके अंदर भेज दूंगा, तो काफ़ी आपको मदद मिल जाएगी, ठीक है जी डॉक्टर साहब, हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक बायोसेस कंपनी है जिसका टर्मरिक आता है, जिसमें 95% सिवकथॉर्न है और 5% कच्चा हल्दी का तेल रहता है उसमें, और उसके साथ साथ में ये अर्थोसेस कैप्सूल भी ले रहे हैं, एक सप्लीमेंट के रूप में, और एक अर्थोसेस कैप्सूल भी है, इसको भी ले रहे हैं, लेकिन कोई फायदा वैसा नजर नहीं आ रहा है। रिलीफ है लेकिन हाँ, तो आपको जो बोला है उसको आप करके देखिए, और एक बार मुझे ईमेल भी कर देना। जी, तो न्यूरोकाइंड एक बार हम न्यूरोकाइंड प्लस लिए थे 4-5 टैबलेट, तो थोड़ा रिलीफ हुआ, वो छूट गया, फिर हो गया। नहीं, आप उसको छोड़िए मत। छोड़ना मतलब ऐसे है कि जब लेवल पूरा आ जाए तो फिर हफ्ते में एक बार या 4-5 दिन में एक बार आपको लेना होगा। जी सर। तो आप रोक नहीं सकते, या तो फर्मेंटेड मिलेट पे शिफ्ट हो जाइए कि वो नेचुरली आपके शरीर में बने। अगर नहीं बन रहा है तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। Post-COVID, positive become negative, but dry coughing still persists a lot even after taking prescribed cough syrup medicine. That is, there is any solution? So उसके अंदर जो है, उसमें आप यही आप करिए। देखो, एक बहुत अच्छी सी मैं आपको चीज बताता हूँ जो बड़ी चमत्कारिक रहेगी। आप महर्षि का अमृत कलश लीजिए। अमृत कलश, महर्षि, MAHARSHI, महर्षि का अमृत कलश, AMRT कलश। ये है तो च्यवनप्राश फॉर्म में ही है, और इसके साथ टैबलेट्स भी आती है। कॉस्टली आता है, इसकी MRP 2000 के आसपास है, 2000 के आसपास है। तो उसका पूरा किट आता है आपको, तो इसको आप लीजिए। आप यकीन मानिए, आप होलसेल रेट में ले लेना, ऑनलाइन भी मिल जाता है तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। बाकी अगर जरूरत इतनी है तो अभी तो हमारे लिए मेडिसिन प्रायोरिटी है, उसके लिए वेट करना भी ठीक नहीं है। तो आप इसको लेके देखें। मैं समझता हूँ कि आप 2-4 दिन के अंदर ही फर्क पड़ जाएगा, और अमूल चुप फर्क पड़ेगा। और इस पूरे डब्बे को आप पूरा करिए, इसको आप फिनिश करिए। मुझे लगता है कि इसके अंदर आपको बहुत जबरदस्त आपको इफेक्ट्स मिलेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी भैया, अगला प्रश्न मंजू दीदी का है। जी दीदी, आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ भैया, प्रणाम भैया। मेरी दोस्त है, उनको कोरोना हुआ था। कोरोना तो ठीक हो गया, लेकिन एक आंख में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, और काली वाली पुतली तक पहुंच चुका है, और थोड़ा धुंधला भी दिख रहा है। उनको क्या करना चाहिए दीदी? वो मान के चलो कि वो ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम अगर कोरोना के बाद हुई है और उन्होंने कोरोना के अंदर स्टेरॉइड लिया, तो दैट इज ब्लैक फंगस प्रॉब्लम है।
ऐसा लग रहा है बात से। जी। बाकी तो जो डायग्नोसिस करेंगे डॉक्टर्स तभी पता चलेगा। लेकिन अभी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे अगर ब्लैक फंगस जैसी स्थितियां भी हो गई हैं, तो अब आप उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं उसके लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बहुत प्यारी सी चीज है जो फंगस के अंदर बहुत अच्छा काम करती है, और वो मैंने देखा है, प्यूरोडेल करके सिरप है, PURODIL। ये एमएल कंपनी का है, बिल्कुल हर्बल है, ठीक है, हर्बल है। तो इसका आप 2-2 चम्मच सुबह शाम लीजिए, पहली बात मैंने नीचे लिख दिया। दूसरी बात, आप नीम लें, सुबह सुबह नीम लीजिए। नीम तो सभी को लेना चाहिए। जब कोरोना काल के अंदर नीम के ऊपर भी जो रिसर्च हुई है, अब इनको रिसर्च करने की जरूरत पड़ रही है। अब सभी हम सबको तो यूं पता ही है कि उसमें नीम तो हमको मदद करना ही करना है। तो नीम लें। तो जिनकी एकदम पित्त प्रकृति है उनकी बात अलग है, एकदम उनको ड्राइनेस होता है, तो उस समय उनको वो घी ले लेना चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। देखो, हर चीज चाहे वो हर्बल क्यों ना हो, उसको प्रकृति के अनुसार लें। अगर वो प्रकृति के अनुसार नहीं है आपके, और आपको फिर भी लेने की जरूरत है, तो उसकी स्थिति को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लेना है ना। तो ऐसी स्थिति में, जैसे किसी किसी के साथ ऐसी स्थिति होती है कि भाई नीम लेने से बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, तो वो आप वो देसी घी ले लेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि नीम से एक ही प्रॉब्लम आती है, वो आती है ड्राइनेस। तो ड्राइनेस जिनकी बढ़ती है, अब जिसकी शरीर में खूब ड्राइनेस ऑलरेडी है, तो वो बढ़ सकती है ना। तो वो बढ़ सकती है, तो ऐसे स्थिति में वो घी ले ले, तो वो उसके अंदर मददगार इसके अंदर हो जाता है ना। तो वो घी उसके अंदर ले सकता है साथ साथ में। बाकी अगर आप सुबह सुबह उसको लेते हैं, आप नीम की पत्तियां, थोड़ी काली मिर्च, 10-12 पत्तियां नीम की हो गई, 8-10 काली मिर्च हो गई, 7 काली मिर्च हो गई, थोड़ा सा काला नमक हो गया। काली मिर्च उसके एब्जॉर्प्शन को कई गुना बढ़ा देती है। प्यूरोडेल आप लें, है ना। और बाकी हल्दी के लिए मैंने आपको बताया, वो आप लीजिए। एंड इसके अंदर जो विशेष रूप से मैंने जो देखा है पिरोडिल फंगस किस के अंदर, कंपनी का है? कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर आप पीते हैं, वो बहुत मदद करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल पतंजलि शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएगा, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। और साथ में प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक के अंदर आप इकोनॉम आप ले सकते हैं, गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज। अगेन मैंने वही बात बोली कि अगर आप फर्मेंटेड मिलेट लेते हैं तो यू गेट गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज, वैसे भी आपको मिलते रहते हैं। अगर नहीं, वो जब तक आप करेंगे तब तक उसका लेवल आएगा, तब तक आप इकोनॉम या एंटेरा जर्मिना आप ले सकते हैं। इकोनॉम ले लीजिए, काफी अच्छा, ECONORM। इसका सैशेट या कैप्सूल आप ले लीजिए। कॉस्टली जरूर आते हैं, 40-45 रुपए से 50 रुपए के बीच में एक सैशेट या कैप्सूल आता है, पर काफी अच्छा है, ठीक है। सो इसको आप करेंगे तो इसमें भी आपको, इसमें पोस्ट कोविड में बहुत मदद इसमें मिलेगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? किसी लोगों ने चैट किया है? ये आपकी आवाज कम हो गई है भैया। एक हैंड रेज और है, अब ठीक है, थोड़ी सी बेटर है अभी, थोड़ी ज्यादा और दिया। हाँ, वो मेरे को एक्चुअली, मेरे पास ये काफी स्पेशल माइक है, लेकिन मुझे फिर अपने आप की वॉइस को इधर जो मेरे स्पीकर से आ रही है उसको मुझे कम करना पड़ता है। जी ठीक है भैया। एक पर्सन अभी हैंड रेज है, मैं उन्हें अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी भैया, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब प्रणाम। एक्चुअली मैंने और वाइफ ने 22 अप्रैल को कोवैक्सीन का फर्स्ट डोज लिया था, तो उसके बाद करीब 4-5 दिन के बाद में वाइफ को फीवर होना स्टार्ट हो गया, फीवर और बॉडी एक वगैरह। तो उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम ये थी कि टेस्ट वगैरह कहीं से हो नहीं पा रहा था, तो फिर उनको जो है जो एजिथ्रोमाइसिन का और वो जो बाकी एंटीबायोटिक का वो 5 डे का कोर्स है ना, वो करा दिया था, आइसोलेट करके उनको पूरी तरीके से। और करीब 3-4 मई तक वो रिकवर कर गए थे, मतलब फीवर वगैरह नहीं था और वो बाकी सारी चीज़ें भी। बाकी थोड़ा बहुत मुझे भी, जैसे मैं साथ में ही था और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह तो फॉलो सब कर रहे थे, लेकिन मुझे भी थोड़ा जैसे हल्का फीवर और गले में जैसे दर्द वगैरह हो रहा था। तो मैंने फिर 5 तारीख को अपना RT-PCR टेस्ट कराया था, तो वो 7th को उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी। लेकिन मुझे अभी भी, मतलब तभी से, मतलब 7 से लेके आज 15 तारीख हो गई है, तो मुझे गले में अभी भी मतलब सॉलो करने में ना जैसे दर्द सा होता है, अदरवाइज और कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए कुछ आप बता पाएंगे अगर? हाँ,
देखिए अभी जो हम दिनचर्या की जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर आप दिनचर्या पे तो आपको जाना ही जाना है। साथ में आप जो है उज्जाई प्राणायाम आप ज्यादा कर सकते हैं, गार्गल करिए, स्टीम जरूर करिए, स्टीम बहुत इसके अंदर मदद करती हुई देखी गई है। गले में अगर कुछ फंस रहा है तो आप नाक में जो है नींबू भी डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। और जो मैंने आपको च्यवनप्राश के रूप में ये बताया है, च्यवनप्राश काफी अच्छा है ये, अगर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता तो पतंजलि का भी ठीक है, लेकिन ये काफी अच्छा है। अमृत प्राश जो है ये काफी अच्छा है इसके अंदर, तो अमृत प्राश भी आप ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगले 5 दिन के अंदर या हो सकता है 2-3 दिन के अंदर इस बात को बोल दें, यस आई एम बेटर। बहुत जल्दी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे आप, ठीक है। बस जीवनचर्या के अंदर इन सब चीजों को आप लेके आइए, मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बहुत जल्दी फास्ट रिकवरी होनी चाहिए। ओके जी भैया, अब चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है तो मैं उन्हें पढ़ देता हूँ। पैरों के एक नीचे श्याम जी हमेशा का प्रश्न है, जिन्हें कोविड नहीं हुआ, जनरली प्रिकॉशन क्या करना चाहिए? देखिए मैंने वही उसके अंदर बताया, जो कोविड नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए। तो जीवनचर्या की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो मान के चलिए कि जीवनचर्या तो हमको वैसी जीनी है ना, उस जीवनचर्या को हम जिए ही जिए, है ना। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड है और आपको कोरोना नहीं हुआ होगा, एक बात आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि RT-PCR नेगेटिव आना मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोरोना नहीं हुआ है। खुशी की बात ये जरूर है कि आपको सिम्टम नहीं आया, आपकी बॉडी ने बहुत अच्छा उसके लिए प्रतिकार किया है, रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप सच में ही टेस्ट कराना चाहते हैं कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप जाके एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा लें। अगर वो बढ़ी हुई है तो मान के चलिए कोरोना हुआ था, परंतु आपको पता ही नहीं चला कि कब वो कोरोना हुआ, और आपके शरीर ने उसका उचित जवाब दे दिया और आपकी बॉडी में सिम्टम तक नहीं आए, तो ये जो है ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। एक टेस्ट से और कुछ हो या ना हो, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूर मिल जाता है, और मेंटल सेटिस्फेक्शन भी बड़ा काम का होता है। मैं अपने अगर घर की बात करूं तो मेरी वाइफ उतने खुले विचार शायद या उतने पॉजिटिव सोच माइंड की नहीं है वो, तो जिस दिन उसका CT स्कैन हुआ, उसका हम उपचार तो हम कर ही रहे थे, और मैं अपनी तरफ से श्योर था कि उसकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका कहना था नहीं मुझे CT स्कैन कराओ। तो जैसे ही हमने उसका CT स्कैन कराया और वो बिल्कुल उसका स्कोर 0 आया, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बस उसी दिन से वो ठीक भी हो गई। तो कई बार स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि इंसान को साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम होती है, कि वो इंसान जब वो टेस्ट करा के देख लेता, अरे भाई हाँ आई एम ओके, तो वो कुछ पैसे जरूर खर्च होते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकली भी एक चीज हो जाती है, और एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ भाई, कोई हमको जो बोलते हैं अरे यार तेरे ऐसा होगा, तो भाई ये मेरी रिपोर्ट है, तो वो अगला भी आपको बोल नहीं पाता, और इनफैक्ट आपको अंदर से जो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है वो भी आपके लिए काफी हद तक मददगार हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्लेसेबो इफेक्ट जो है वो बहुत जबरदस्त काम करता है। तो कई बार इन्वेस्टिगेशंस का अच्छा आ जाना, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर जाता है। नेगेटिव आया तो चलो ठीक है, पकड़ाई में आ गई प्रॉब्लम, अगर अच्छा आ गया सब एवरीथिंग इज ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, हमारे को तो इसके शरीर के अंदर इतनी पावर है जनरेटेड। लेकिन RT-PCR टेस्ट के बारे में मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, उसका नेगेटिव होना मतलब कोरोना नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। तो क्योंकि उसका 60% 50-60% ही उसकी एक्यूरेसी है, कुछ भी कहा जाए लेकिन उसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं है, 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो जितने के भी RT-PCR टेस्ट होते हैं वो अक्सर कई सारे लोगों के पॉजिटिव होने के बाद भी निगेटिव आते हैं, और कई सारे लोगों के पॉजिटिव होते हैं। इनफैक्ट देखा गया है कि पपीते का और पाइनएप्पल का उनका RT-PCR टेस्ट किया गया तो उसमें कोरोना आ रहा है, तो फलों के अंदर उनको कोरोना बताया जा रहा है, और कई बार इंसान को सिम्टम्स है और उसको नहीं आ रहा है। तो RT-PCR टेस्ट गवर्नमेंट माने जरूर है, लेकिन ऐसा इसके अंदर स्थितियां देखी गई है कि जो उसमें आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य हो, ठीक है। हाँ एंटीबॉडी का जो टेस्ट होता है वो डेफिनेटली आपको सत्य मिलेगा, है ना, क्योंकि वो ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर लेगा। RT-PCR टेस्ट में नाक और मुंह में ही डालते हैं, अगर यहाँ पे उस समय आप गार्गल करके गए, उस समय आप स्टीम लेके गए, आपने कुछ ऐसा, उस समय हो सकता है वायरस नीचे की तरफ चला गया, किसी भी कारण से उसने जो स्वैब डाली है वो ठीक नहीं डाली उसने,
या उसका जो टेस्ट किट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वो होने के बाद भी चूक जाता है। ठीक है, जी भैया। अगला अगला प्रश्न विजय कुमार जी का है। वो पूछते हैं कि कोरोना होने के बाद ठीक हो गया हूँ, अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, गला बार बार फंसता रहता है, कफ निकलता रहता है, क्या करें? भैया इस क्वेश्चन का तो मैं जवाब दे चुका हूँ, वो मैंने बता दिया था, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ के जवाब ऑलरेडी दे दिया था। जी जी ठीक है भैया। तो ये अगला प्रश्न घनश्याम जी का है। ये पूछते हैं कि लास्ट ईयर कोविड हुआ था, तो एंटीबॉडीज बन चुकी है क्या, ये कैसे पता करें? सर ये तो मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, मैं तो यहाँ बैठे बैठे नहीं बता सकता, आपके सामने होता तो भी नहीं बता पाता, शक्ल देख के भी नहीं बता सकते हैं, तो वो तो ब्लड टेस्ट से ही पता चलेगा, तो आप करवा लीजिए तो हो जाएगा, है ना। एंड ब्लड टेस्ट आप करा लीजिए, उससे सेटिस्फेक्शन डेफिनेटली मिलेगा, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था कि ब्लड टेस्ट करवा लें तो उसमें आपको पता लग जाएगा। एंड एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, जो बार बार एल्कोहल वाला जो रब आता है उससे बार बार हाथों को रब कर रहे हैं और बहुत ऐसे घबराए हुए हैं, इनको मैं एक बात बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा अल्कोहल रब अगर हम हाथों में करेंगे तो हमारे शरीर में वो एब्जॉर्ब होता है, पर हमारे जो पेट के जो अच्छे बैक्टीरियाज है उनको भी मार देता है, तो उससे रेजिस्टेंस पावर और लो हो जाती है। कभी कभी एक लिमिट में यूज कर लेना इज ओके। तो आप बढ़िया है घर में आप जो है वो साबुन से ही हाथ हाथ धो लें, दैट इज ओके। बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा अल्कोहल का उपयोग करना आपकी गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को मार देता है, क्योंकि वो जो अल्कोहल वाले जो सैनिटाइजर्स आ रहे हैं वो प्योर अल्कोहल ही अकेला नहीं है, उसके अंदर मेथनॉल मिला हुआ और बाकी चीजें उसके अंदर मिली हुई हैं विच इज पॉइजनस, है ना। तो वो जो आपको पता ही होगा कि कई सारे ऐसे केसेस भी हुए हैं कि शराब की तलब थी लोगों को, तो उन्होंने देखा कि ये तो भैया 200 रुपए में ही या 500 रुपए में 5 लीटर की केन मिल रही है, उनको बड़ी होलसेल में मिल रही है, तो और उसमें अल्कोहल की मात्रा भी खूब उसके ऊपर लिखी हुई है, तो लोगों ने शराब के रूप में उसको पी लिया और वो मर गए। ऐसे आपने बहुत सारी घटनाएं आपने न्यूज़पेपर में सुनी होंगी, पर वो असलियत है। तो ये ध्यान रखिए कि उसको बार बार रब करना वो हमारे गट फ्रेंडली बैक्टीरियाज को भी मार देता है, तो बड़ी तकलीफ उसके अंदर हो जाती है। एक चौहान साहब का क्वेश्चन है, पैरों में हमेशा नीचे के हिस्से में दर्द रहता है, खासकर तलवे की हील में, और नींद भी कम आती है। भाई पैरों के हिस्से में दर्द अगर रहता है तो आप जरूर जो आपकी स्पाइन वाली एक्सरसाइज है उसको आप जरूर करें। तो स्पाइन वाली एक्सरसाइज अगर करेंगे तो पैरों के अंदर जो आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर रहेगा, और आप आगे की तरफ झुकने की जगह आप पीछे की तरफ झुकने का प्रयास ज्यादा करें। स्पाइन वाला, कमर के दर्द के लिए, इन सब के दर्द के लिए, पैरों के दर्द के लिए आसन आप बाबूजी से पूछ सकते हैं, तो या फिर सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आप उस हिसाब से आप गाइडेड आप करते रहें। एंड साथ साथ में आप नींद अगर कम आती है तो उसके अंदर आप निश्चित तौर पर नाक में आप घी डालिए। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे म्यूजिक्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं यूट्यूब के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर फ्रीक्वेंसीज आप डालिए, उसके अंदर की डीप डेल्टा स्लीप के लिए कौन सा हमको म्यूजिक सुनना चाहिए उसको आप सुन सकते हैं। एंड डेल्टा स्लीप का म्यूजिक सुन के आप सो सकते हैं। और थोड़ा अर्थिंग करिए, यानी जमीन के ऊपर आप चलिए, जमीन के ऊपर आप चलेंगे, अर्थिंग करेंगे, उससे भी जो आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। उस प्राणायाम खूब करिए। अगर आपको लगता है तो आप शाम को भी प्राणायाम थोड़ा कर लीजिए, जाओ आप खाली पेट होते हैं, अनुलोम विलोम आप खूब करें, भ्रामरी खूब करें, है ना। तो इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, म्यूजिक बढ़िया सुन सकते हैं, नाक में आप घी डाल सकते हैं, इन सब से आपको नींद प्रॉपरली आ जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अभी कोई और प्रश्न नहीं है और आदरणीय बाबूजी हमारे साथ में हैं, तो उनका आशीर्वाद भी हम सब लोग लें। जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब को प्रणाम। और आप जब कक्षा लेते हैं तो हम खुद छात्र बन जाते हैं, खूब सीखते हैं। तो एक तो प्रश्न हमारा भी है इसी से जुड़ा हुआ कि आपने कहा कि आपने नींबू का रस 2-3 बूंद डाले नाक में और 1 मिनट में उसका असर दिख गया, तो इसकी केमिस्ट्री क्या है?
भाई साहब, ये इसमें देखा गया है कि जो कफ है उसको वो काटता हुआ उसके अंदर देखा गया है, और इसके अंदर कफ ढीला होके निकल जाता है। ये हमने अनुभव किया है। ये बात सही है कि ये हर प्रकृति के व्यक्ति को सूट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हायर साइड है, किसी की पित्त प्रकृति है, और वो जबरदस्ती उसको डालने लगेगा तो वो सूटेबल उतना नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि ये कफ का रोग है, तो कफ का रोग है तो इसके अंदर ही उसके अंदर ढील करता है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ये मैसेज डाला तो किसी ने मुझे उसकी एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी भेज दी कि साहब उसने नींबू डाला था वो तो मर गया, और देखो ये तो न्यूज़ आई है और आप हमें ऐसी चीज बता रहे हो। तो मैंने उसको यही क्वेश्चन किया, भैया दुनिया में एक कोई ऐसा इंसान बता दो जिसने नींबू खाया और मर गया। ऐसा तो होता नहीं है। तो ये ऐसे ही केस में हो सकता है जो नींबू के लिए बहुत एलर्जिक हो, बहुत भयंकर एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन किसी की हो, तब की बात अलग है। मैं खुद नींबू के लिए एलर्जिक हूँ, मतलब मुझे नींबू कुछ ज्यादा सूट नहीं होता। इसके बाद भी जब मैंने अपनी नाक में डाला देन आई गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स, कि ऐसा लगा कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बहुत बढ़िया और बढ़िया हो गया, क्योंकि मैं लगभग ठीक हुआ था और वाइफ को सिम्टम्स आए थे। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि भाई नींबू ऐसे लोग भले ही ना डालें जो भयंकर एलर्जिक हैं, या एलर्जिक हैं वो भले ही ना डालें। पर मैंने देखता हूँ कि 100 में से 98 लोग एलर्जिक उसके लिए नहीं होते, और ये उस समय उसको कफ को काटने का काम करता है, और ये पैसेज को काफी हद तक क्लियर कर देता है। और लंग्स के अंदर आपने देखा होगा, कभी छोटे बच्चे को आपने ऑब्जर्व किया होगा, या कफ जब हमको होती है तो हम देखते हैं नाक भरी हुई है, जब हम उसको निकाल देते हैं या कफ भरा हुआ उसको हम करके निकाल देते हैं तो हमको बड़ा रिलीफ महसूस होता है। यानी ये कहीं ना कहीं गंदगी है, इसको निकालने में कहीं ना कहीं मदद कर रहा है। अब ऐसे में ये जो कोरोना वायरस है वो कफ कारक है, वो कहीं ना कहीं उसकी कॉलोनी को ग्रो कर रहा है। उसके कारण जो हमारे सांस लेने का जो लंग्स है उसी के अंदर वो निमोनिया क्रिएट कर रहा है, कहीं ना कहीं यानी कफ की प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये कफ को काटने में बहुत अच्छा इसका रोल हमने देखा। तो ये जब हमने रोल देखा और खुद हमने जब महसूस किया तो लगा कि यार ये बड़ी चमत्कार है। अब मॉलिक्यूलर लेवल पे तो मैं नहीं गया हूँ भाई साहब, ना तो मुझे इतना समय मिला, ना मुझे कुछ ऐसी स्टडी मिली, ना मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट्स है कि मैं जाके उसको देख पाऊं। लेकिन हाँ, मेरा अनुभव और जो मेरा अभी तक का जो कॉमन जो ज्ञान है उसके अनुसार मैं जरूर कह सकता हूँ कि यस, इसने बहुत अच्छा काम किया। और जितने लोगों को मैंने बताया जो मेरे अनुभव में रहे, दे ऑल गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। उनके अंदर बड़े चमत्कारिक उनको रिजल्ट्स मिले। तो ये मेरा अनुभव जरूर है। जी डॉक्टर साहब, अच्छा उसको आप डालते थे कै बूंद डाले और नाक को किस तरीके से बताइए, नाक का पोस्चर बना कैसे डाले तो कैसा नहीं कि इधर उधर चला जाए। इसके अंदर लगभग 3 से 4 बूंद डाले, हम लोग लेट गए थे और 3 से 4 बूंद डाले। और मैंने ये हमेशा कोशिश करी कि जैसे ही डालो तो तुरंत नाक को भी यूं 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 करते जाओ। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये साइनस के अंदर भी जाएगा, ये साइनस जो है उनके अंदर भी जाएगा, और साथ में फिर गले तक भी आता है डेफिनेटली। और इसके बाद जो अनुभव होगा, क्योंकि कफ के आपको बाउट्स आना शुरू हो जाएंगे, यानी उसके अंदर कफ की प्रतिक्रिया आपके शरीर के अंदर होगी, और आप हो सकता है अगले 5-7 मिनट के अंदर ही 2-3-4 बार ही आपको कफ हो जाए। इमीडिएटली एक बार तो हो जाएगा कि ये गया और आपने यूं किया, हो सकता है थोड़ी देर के अंदर ही हो जाए। और आप तुरंत ही पाएंगे कि उसके रिजल्ट्स तुरंत ही, जिसको भी हो रहा है वो ये अनुभव कर सकता है, तुरंत ही उसको थोड़ी देर के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसको अच्छा लगने लगेगा। मैं तो 1 मिनट तो मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ कि एक मिनट के अंदर, लेकिन आप कुछ फ्यू सेकंड्स के अंदर ये डेफिनेटली यू कैन सी द रिजल्ट्स। मैं ये अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट तो मैंने उसका 4 गुना और टाइम ज्यादा बता दिया, लेकिन विद इन फ्यू सेकंड्स ही हम इसको फील कर सकते हैं। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, और मेरे पिताजी का अनुभव है, मेरी वाइफ का अनुभव है। मेरी वाइफ जहाँ वो ऐसी बोल रही थी कि साहब मैं खुद घबरा गया था, सांस नहीं आ रही है, अब तो मैं बहुत तकलीफ में रो रही है वो बुरी तरीके से, और 1 मिनट के बाद वो खुश है। तो वो मुझे चेहरा अभी तक भी याद है, तो मैं उस अनुभव को नहीं भूल सकता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और 1 मिनट टाइम रह गया है। अच्छा, जिनको अभी अफेक्शन अभी तो आपके अनुसार सबको हो चुका है, मैंने हम सब लोग को हो चुका है, तो इस हालत में पहले भी 1 आध बूंद डालें तो भाई साहब जरूरत हो तो आप डाल दीजिए। मैंने तो फिर जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं डाला। मैं जो रोज करता हूँ वो अणु तेल मैं जरूर यूज करता हूँ। ये आप देख सकते हैं पतंजलि का है अणु तेल। अणु तेल आता है, वो कोडोनिल किट के अंदर भी आता है और मात्र 20-25 रुपए का आता है। तो मैं अणु तेल तो नॉर्मली यूज करता हूँ।
तो अगर किसी को यूं डालना है तो डाल ले, लेकिन किसी का ब्लड प्रेशर हायर साइड है, किसी को नाक से ब्लीडिंग होती है, तो वो ना डाले, बस इतना वो ध्यान रख ले। जी ठीक है डॉक्टर साहब, समय भी समापन हो रहा है, तो आपका बहुत बहुत आभार। और आप जब भी अवसर मिले और तो क्लास में आपकी कक्षा हमेशा चाहिए। और आपने जो नंबर दिया है ईमेल का, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स आज हैं अपने प्रश्नों को ईमेल के माध्यम से डॉक्टर साहब से संपर्क बना लेंगे। और बिल्कुल सुलझे विचार के हैं डॉक्टर साहब, यहाँ पर गैरकुंज में सत्र में हम दोनों भाई साथ में रह चुके हैं। तो आज की कक्षा के लिए और आज के होस्टिंग के लिए आप सभी लोगों को बार बार प्रणाम है। कक्षा को समापन करेंगे और कल एक विक्की भैया का हैंड रेज है बाबूजी। हाँ, विक्की भैया को पूछना चाह रहे। जी प्रणाम बाबूजी। जी बाबूजी, ये नींबू के रस का सेवन मैंने अपनी वाइफ को करवाया था। मैंने 2 बूंद उनकी नाक में डाले थे, तो उनका सारा कफ जो है तुरंत वॉमिटिंग के माध्यम से बाहर निकला था। और सेम चीज प्रिकॉशनरी मेजर पे जब मैंने किया तो मुझे भी काफी तेज मतलब ये हुआ और उबकाई टाइप की आई। और उसमें क्या हुआ, थ्रोट से थोड़ा सा ब्लड आया। हमको लगा कि ब्लड क्या है, तो बाद में पता चला गले की खराश की वजह से हल्का सा ब्लड आ गया था, लेकिन और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और वाइफ का पूरा कफ बाहर हो गया और वो हल्का महसूस की। सेकेंडली, नींबू के रस का अभी मेरा जो छोटा भाई है कोविड पॉजिटिव है और उसके लिए भी इस्तेमाल किया गया था। वो तो मौत के मुंह से बाहर निकला है, वेंटिलेटर पे था, अभी बाहर निकला है। तो उसको भी ये नींबू का जो है रस दिया गया था और उस समय उसने भी काफी हल्का महसूस किया था। अच्छा, उसको डॉक्टर साहब यदि हम सुबह उषा पान में नींबू का रस डाल करके पिए तो? पीना भाई साहब अपनी जगह है, वो तो लाभकारी है। और मैं आपको एक स्टडी और बताता हूँ कि एक गोवा के एक डॉक्टर थे, रेडियोलॉजिस्ट, उनका मैंने वीडियो देखा था। वो बोले कि मैं बहुत बुरी हालत में चला गया था, मैं वेंटिलेटर पे था और काफी अच्छे सुलझे विचार के व्यक्ति लग रहे थे, चेहरे से ही समझ में आ रहा था बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो मैंने वेंटिलेटर पे था और मैं बाकी मेरे साथी लोग घबरा गए, वो किसी हॉस्पिटल में थे। तो उनके साथी लोगों ने कहीं और बेंगलोर या कहीं, वो गोवा में थे, बेंगलोर या मुंबई कहीं किसी संपर्क किया। तो बोले साहब क्या करें इनका, ये तो हमारे बड़े प्यारे डॉक्टर साहब है और खुद ही वेंटिलेटर के ऊपर है, क्या करें। तो वहां से उनका सजेशन आया कि साहब बहुत हायर डोज में विटामिन सी दीजिए इनको, बहुत हायर डोज में। तो उनको जब बहुत हायर डोज के अंदर विटामिन सी दिया गया तो ही केम आउट ऑफ इट। एंड उनका जो उन्होंने अनुभव शेयर किया था, उन्होंने बताया कि देखो इतनी खतरनाक दवाइयां मैंने ली हैं, ये सारी चीजें उसके अंदर हो गई है। तो इसके बाद भी आई डिडंट गॉट एनी साइड इफेक्ट्स, मुझे कोई साइड इफेक्ट उसमें नहीं आया। तो डेफिनेटली आंवला और नींबू का सेवन करना तो उचित है ही है। और जब लोकल प्रतिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर हम लोकल भी डाल लें तो अच्छी बात है। धन्यवाद। और अनिरुद्ध सिंह चौहान जी का भी था हैंडल, लेकिन अभी समय नहीं है तो क्लास में भी डाल देंगे और डॉक्टर साहब से डायरेक्टली बात करेंगे। लेकिन उन प्रश्नों का जो आप लोग पूछते हैं प्रश्न, हम सब लोग लाभान्वित होते हैं, इसलिए प्रश्न भी जान है। कक्षाओं का सबसे बड़ा प्राण है प्रश्नोत्तरी, तो उसका हम लोग जरूर लाभ लें। और कल की कक्षा चूंकि विज्ञानमय कोष की है, तो आनंदमय कोष के हम लोग बिंदु साधना के बारे में समझेंगे और उससे क्या इम्यूनिटी बढ़ता है। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसको समापन करते हैं आज की कक्षा को। शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।